राधे राधे बच्चों। इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय अम्ल, क्षार एवं लवण इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं उन प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अति लघुत्तरी प्रश्नों की जो एक एक मार्क्स के बनते हैं। इसमें पहला ही प्रश्न है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, क्षार की पहचान किस लिटमस पेपर से होती है, NaCl किस प्रकार का लवण है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl किस प्रकार का अम्ल है। इस प्रकार के प्रश्न एक एक नंबर के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अति लघु प्रश्नों के बाद लघु प्रश्नों की तरफ, तो लघुत्तरी जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों में पहला प्रश्न कि अम्ल और क्षार और लवण की परिभाषा आपसे पूछा जाता है कि अम्ल की परिभाषा क्या है, क्षार किसे कहते हैं, लवण का क्या तात्पर्य है। इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। या दूसरा प्रश्न है कि किसी अम्ल की अगर आपको पहचान करनी है तो उसको पहचान करने की विधियों के बारे में लिखिए। यह अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा या धावन सोडा, इनके रासायनिक सूत्र पूछ लिए जाते हैं या इनके उपयोग पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है धातुओं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है। ठीक है। अपच में कौन से क्षार का प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं जब हमको एसिडिटी हो जाती है तो हम कौन से क्षार का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 4 या 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है अम्ल के रासायनिक गुण बताइए। अम्ल के रासायनिक गुण से आप क्या समझते हैं। या क्षारों के उपयोग लिखिए। धावन सोडा क्या है, धोने का सोडा क्या है, इसके निर्माण एवं उसके उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप क्या समझते हैं, इसका निर्माण एवं उपयोग समझाइए। पीएच मान क्या है, इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है। इस तरीके के प्रश्न 4 या 6 नंबर में एग्जाम में आते हैं। अब आगे बात करते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में कुछ महत्वपूर्ण समीकरण इस अध्याय से आते हैं, जिसमें पहला ही है, आप देख रहे हैं कि पहला ही समीकरण है कि जब जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से कराई जाती है तो क्या होता है। बुझे हुए चूने की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है तो क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की अभिक्रिया HCl हाइड्रोजन क्लोराइड से कराई जाती है तो क्या होता है। CaSO4 2H2O, इसे हम जिप्सम कहते हैं। जिप्सम को जब गर्म किया जाता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ, जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और इसके अलावा और अन्य क्या बनता है, ये चीज़ हमसे पूछी जाती है। ठीक है। आइए हम बात करते हैं आगे इन्हीं प्रश्नों के उत्तर की। सबसे पहले हमारा जो प्रश्न था कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो सभी जानते हैं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसमें दूसरा ही प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि क्षार लाल लिटमस पर क्या प्रभाव डालता है। क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। एक बार समझ लीजिए, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और जबकि क्षार जो स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है। और तीसरा प्रश्न ये है कि NaCl जो कि एक लवण है, ये किस प्रकार का लवण है ना। NaCl लवण किस प्रकार का है, तो NaCl एक उदासीन लवण है। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न कि नींबू में कौन सा रस पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और यहाँ प्रश्न बनता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है, वैसे भी प्रश्न बनता है HCl किस प्रकार का अम्ल है, ध्रुवल अम्ल है या प्रबल अम्ल है।
तो हम जानते हैं HCl क्या है, एक प्रबल अम्ल है। ठीक है, आगे बात करते हैं 2 या 3 मार्क्स के लिए आने वाले प्रश्नों की। तो इसमें पहला ही प्रश्न आया है आपका कि अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा लिखिए। ये प्रश्न 2 नंबर में, 4 नंबर में और 6 नंबर तीनों प्रकार के क्वेश्चन में बनता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अम्ल के बारे में अगर हम केवल समझें कि अम्ल, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना, और इनमें संक्षारक का गुण होता है और ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, यानी अम्ल हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन युक्त तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर या जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। और इसके अपोजिट क्षार, ये हाइड्रोजन युक्त वे पदार्थ जो जलीय विलयन यानी जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, इसमें जैसे अगर हम अम्ल के बारे में बात करें, HCl, H2SO4, ये क्या है, प्रबल अम्ल होते हैं। HCl को अगर हम जल में घोलेंगे तो H+ आयन निकलेगा, तो अम्ल कहलाएंगे। क्षार जैसे NaOH को अगर जल में घोलेंगे तो OH- आयन निकलता है इसमें से, इसलिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। अब बात करेंगे आगे लवण की। हम जानते हैं कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है तो उनसे बनने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं। जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। पेपर में प्रतिवर्ष या कभी कभार बनता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए, तो आप इसमें लिखेंगे कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या जब अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है क्षार से तो लवण और जल बनता है। इस क्रिया को, है ना, या इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे है कि अम्ल की पहचान की 2 विधियां लिखिए। अगला प्रश्न है, तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, और अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो इसकी पहचान की 2 विधियां, पहली विधियां, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और दूसरा, यह धातु से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलें, तो अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा क्या है, इसका सूत्र लिखिए। बेकिंग सोडा जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा का सूत्र है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अपच में कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो अपच में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पेट में जो अतिरिक्त अम्ल होता है उसको निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, इसलिए एंटासिड के रूप में काम करता है। तो ये प्रश्न आपने समझे। अब आगे बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है इस अध्याय से बनते हैं। इसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है आपसे, पहला ही प्रश्न है कि अम्लों के रासायनिक गुण लिखिए। तो जैसा कि अभी अब हमने पढ़ा कि अम्ल जो है वो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं और क्षारों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को मैंने अभी बताया उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अभी हम यहाँ अम्लों के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम पहला कि अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं और ये क्षारों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और अम्ल कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस देते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पीएच मान क्या है, इसका महत्व लिखिए।
और दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है, या दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, ये प्रश्न पेपर में बनता है। तो इसकी तरफ चलते हैं। यानी पीएच मान किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता की प्रकृति को बताता है। यदि कोई विलयन वो अम्लीय है या क्षारीय है, इसकी पहचान कराने वाले, है ना, इसकी पहचान बताने वाले को ही हम पीएच मान कहते हैं। इसका जो मान होता है वो 0 से 14 के बीच में होता है, या 0 से 14 तक होता है ना। अगर अगर यहाँ हम थोड़ा समझें कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 और 7 के बिटवीन है, बीच में है, तो वो अम्लीय होगा। 7 होगा तो वो उदासीन होगा, और 7 से अधिक या 14 के मध्य होगा तो वह क्षारीय होगा। अब इसके महत्व की चर्चा कर लेते हैं। तो पीएच का महत्व नंबर 1 पाचन तंत्र में, ठीक है, पाचन तंत्र में हम पीएच मान का, क्योंकि अगर हमारा शरीर में पीएच मान अगर गड़बड़ा जाएगा, यानी कि अगर स्थिर नहीं होगा, अगर ज्यादा कम होगा, तो हमारे पाचन तंत्र में प्रभावित करेगा। दांतों की सुरक्षा में पीएच का महत्वपूर्ण महत्व है, क्योंकि अगर हमारे मुंह का पीएच मान अगर कम या ज्यादा हो जाएगा तो हमारे मुंह में यानी दांतों में, है ना, सड़न या गंदगी से परेशानी होती है। इसलिए दांतों की सुरक्षा में भी पीएच मान का महत्वपूर्ण योगदान है। मिट्टी की उर्वरता जांचने में, तो बहुत जगह ऐसी भूमि होती है जहाँ पर हम काफी खाद बीज डालने के बाद भी हम उसमें अच्छी फसल नहीं ले पाते, क्योंकि उसका मिट्टी का पीएच मान या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। तो मिट्टी की उर्वरता के लिए भी हम पीएच का महत्वपूर्ण योगदान है। उद्योगों में उपयोग किया जाता है पीएच का। तो ये प्रश्न आपने समझा, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि धोने के सोडा क्या है, इसके उपयोग बताइए। देखिए, चाहे धोने का सोडा हो, चाहे बेकिंग सोडा हो, चाहे खाने का सोडा हो, इनके दो उपयोग पेपर में प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो धोने का सोडा, इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3 10H2O, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसके उपयोग की अगर हम बात करें तो नंबर 1 कपड़ा धोने में, इसका उपयोग कपड़ा धोने में करते हैं। नंबर 2 कांच और साबुन के बनाने में भी हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का उपयोग करते हैं, यानी धोने के सोडा का उपयोग करते हैं। और कठोर जल जो होता है उसको मृदु बनाने में भी हम धोने के सोडा का उपयोग करते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण उपयोग मैंने आपको बताया। एक बार अच्छे से आप कॉपी में नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं, हमने कुछ क्वेश्चंस जो रासायनिक अभिक्रिया के रूप में ऊपर छोड़े थे, इसमें जैसे क्या होता है जब जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं, तो हम जानते हैं जिंक सल्फेट यानी Zn प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और क्या होता है जब भुजे चूने की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है और जल H2O बनता है, ठीक है। क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 और HCl की अभिक्रिया कराई जाती है, NaCl यानी लवण जो होता है ये बनता है, और H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 उत्पाद प्राप्त होते हैं। अगला चौथा है, क्या होता है जब जिप्सम को यानी CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र होता है। तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में मैंने आपको समझाया कि जब वो जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो उसमें पीओपी का निर्माण होता है, यानी CaSO4 1/2H2O जो है वो क्या है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप अच्छे से याद कर लें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो CaSO4 2H2O ये तो जिप्सम का सूत्र हो गया, और CaSO4 1/2H2O ये पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। यहाँ 1/2 यानी 3/2 H2O हमको प्राप्त होता है। अब हम आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। तो अभी हमने समझा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम हेमी सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। इसका जो नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि जल के 1/2H2O को हेमीहाइड्रेट के नाम से पढ़ते हैं, तो इसलिए इसका जो जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 1/2H2O। इसका रासायनिक सूत्र तो CaSO4 1/2H2O है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम
सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इसका निर्माण अभी मैंने समझाया एक बार फिर से। प्रश्न में किस तरीके से आएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण कैसे किया जाता है या निर्माण का समीकरण लिखिए। तो आपको मैंने अभी अभी बताया कि जब हम जिप्सम को यानी CaSO4 2H2O को 100 और 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण पाते हैं। यानी जब जिप्सम को 100 या 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसका समीकरण नीचे दिया हुआ है कि CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र हो गया। CaSO4 1/2H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, और 1/2H2O यानी 3/2H2O ये आपका जल के अणु बनते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग आप लिखेंगे नंबर 1 मूर्तियां और खिलौना बनाने में। तो आप देखते होंगे बहुत सारी मूर्तियां जो बाजारों में या हमारे नवदुर्गों में या गणेश विसर्जन के दौरान बाजारों में मूर्तियां जो मिलती हैं, उन सभी मूर्तियों को बनाने के लिए हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है। और जब हमारे हाथ पैर में या कोई भी अस्थि, हमारी हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो डॉक्टर के द्वारा उस पर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो भी, तो प्लास्टर जो होता है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में या उस पर प्लास्टर चढ़ाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। सजावट एवं डिजाइन बनाने में आजकल हम देखते हैं हमारे घरों में, है ना, जो सीलिंग वगैरह, छत वगैरह होती हैं, उन पर डेकोरेशन करने का काम इस POP के माध्यम से ही होता है। और विद्यालयों में जो ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने का काम होता है, ये जो चौक बनाने के लिए भी इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग होता है। तो आप इस टॉपिक को यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग को अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी से दूर क्यों रखा जाता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम नमी के संपर्क में रखेंगे तो फिर से जिप्सम बन सकता है, यानी जिनसे वो बना है उसी में फिर से वो परिवर्तित हो सकता है, इसलिए हम इसको नमी से बचाकर रखते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया है मैंने कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम व्यंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं, है ना, व्यंजक चूर्ण। अब ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। Ca मतलब कैल्शियम ऑक्सी और Cl2 क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। अब ये बनता कैसा है कि जब हम भुजे छूने की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं, जब भुजे छूने की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। आप इतना समझ लीजिए कि जब भुजे छूने की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, भुजे छूने की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब भुजे छूने का सूत्र क्या होता है, CaOH का ऑल ट्वाइस प्लस क्लोरीन का क्या सूत्र होता है, Cl2। तो यहाँ पर हमारा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 बन गया प्लस जल और बनता है। तो एक बार फाइनल आंसर इसको कैसे लिखेंगे कि जब भुजे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है या सूखे चूने पर, भुजा चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसका समीकरण नीचे लिखा हुआ है, CaOH का ऑल ट्वाइस प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2O। यहाँ CaOL2 जो CaOCl2 जो है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न हमने लिया है कि ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग लिखिए। ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला उपयोग कपड़े और सूती वस्त्रों को सफेद करने में, पानी को कीटाणु रहित करने में, यानी पानी के अंदर बहुत सारे कीटाणु होते हैं, उन सभी कीटाणुओं को दूर करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कीटाणु नाशक के रूप में। चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं ऑक्सीकारक के रूप में। तो ऑक्सीकारक के रूप में हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहीं से एक और क्वेश्चन बना है कि ब्लीचिंग पाउडर को वायुरुद्ध डिब्बों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसमें जो हवा होती है, हवा में जो उपस्थित आपके CO2 से अभिक्रिया करके उसे खराब हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको वायुरुद्ध डिब्बे में रखा जाता है। ठीक है, अब आपको परीक्षा में आने वाले
कुछ प्रश्नों के बारे में समझ लेते हैं जो कि यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं कि पीओपी का पूरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी गैस पाई जाती है? क्लोरीन, है ना। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। यहाँ जिप्सम का सूत्र में CaSO4 2H2O जल के 2 अणु होते हैं, और यहाँ 2 की जगह अगर 1/2 H2O होता है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, पीओपी और ब्लीचिंग पाउडर से, इसकी परिभाषा से, इसके निर्माण की विधि से, इसके उपयोग से और समीकरण से। ये चारों प्रश्न पक्के, यानी मान के चलिए आप, ये चारों प्रश्न पक्के प्रश्न माने जाते हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो इनको अच्छे से, आप चाहें नहीं, आप इनको अच्छे से याद ही कर लीजिए, क्योंकि पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है। चलिए, ये सारी चीजें आपने समझ लिया। अब इस अध्याय को एक बार फिर से इसकी या उसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि अभी हमने आगे ऊपर क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने अम्ल की परिभाषा में कि जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। उदाहरण में हमने समझा था कि HCl और H2SO4 और HNO3, ये क्या है? ये सभी अम्ल के उदाहरण हैं। अगर हम इसके गुण की बात करें, ये भौतिक गुण, यानी भौतिक गुण में कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और ये धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, और क्षारों से अभिक्रिया करते हैं अगर हम अम्लों की, तो लवण और जल देते हैं। ठीक है, ये इसके हो गए गुण। और एक और इसमें प्रबल, अगर या कहें हम कि महत्वपूर्ण गुण, के अम्लों में संक्षारक का गुण होता है, जो किसी धातु या किसी सतह पर पड़ते हैं तो उसे नष्ट कर देते हैं, उसे जला देते हैं। अगली अगर हम बात करें इसके रासायनिक समीकरण की, तो यहाँ रासायनिक समीकरण हमने लिया हुआ है कि जिंक, यानी जिंक धातु की जब अभिक्रिया करते हैं H2SO4 से, तो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन निकलता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्षार के बारे में। तो क्षार के बारे में हमने समझा था कि क्षार जो होते हैं वो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, और इनमें भी क्या होता है, स्वाद में, अब इनके भौतिक गुण की बात करें तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और अम्लों को निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से अगर हम बात करें क्षार की, तो NaOH, KOH, COH का उल्टवाइज, ये सभी क्या है? ये क्षार हैं। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग, क्षार का उपयोग साबुन बनाने में, और अपच की दवा में, और कागज उद्योग में। अपच मतलब जो एंटासिड होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जब एसिडिटी हो जाती है, हमको गैस की दिक्कत होने लगती है, तब ये अपच के रूप में भी क्षार काम करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा लवण। अम्ल और क्षार की क्रिया से बनने वाले पदार्थ को हम लवण कहते हैं। लवण के बारे में हमने अच्छे से समझा। ठीक है, अब उदाहरण जैसे NaCl, Na2CO3, NaHCO3, ये क्या है? लवण है। इसके बाद हमने pH मान, यानी किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता, अम्लीय या क्षारीय की प्रकृति को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? pH मान कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे pH स्केल की। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो pH स्केल होता है वो 0 से 14 तक होता है, जिसका pH मान 0 और 7 से कम होगा, यानी 0 और 7 के बीच होगा, वो अम्ल होगा, और जिसका pH मान प्रॉपर 7 होगा वो उदासीन होगा, और जिसका pH मान 7 से अधिक और 14 से कम, यानी 7 से 14 तक होगा, वो क्या होगा? वो क्षार होगा। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट प्रश्न अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता के बारे में ये पूछने के लिए ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि निम्न में से किसी विलयन का pH मान अगर 7 है तो वो क्या होगा, अगर 5 है तो क्या होगा, अगर 11 है तो क्या होगा। तो आप इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। आपने जो इतने सारे प्रश्न पढ़े, बस इन्हीं को अच्छे से आप अपने एग्जाम के लिए तैयार कर लें। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड की एग्जाम के लिए जो फाइनल इस चैप्टर से जो टिप है कि आपको अम्ल, क्षार, लवण, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और पीओपी, ब्लीचिंग पाउडर, इन टॉपिक से परिभाषा, इनके सूत्र, इनके निर्माण और इनका उपयोग, इसको आप अच्छे से समझ लें। तो इसके अलावा कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आप
एग्जाम में देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए आप अच्छे से एक बार रिवाइज करके अच्छे से याद करके ही एग्जाम में जाएंगे। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।